नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात के मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए विसनगर तालुक में वलीनाथ धाम मंदिर पहुंचे। इसके बाद मेहसाणा के कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है। एक ऐसा समय है जब देव काज हो या देश काज हो, दोनों तेज गति से हो रहे हैं। आज विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है। एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं। देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है। आज एक तरफ ये पावन कार्य संपन्न हुआ है, वहीं विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, पानी, राष्ट्रीय सुरक्षा, शहरी विकास, टूरिज्म, ऐसे कई महत्वपूर्ण विकास कामों से जुड़े हैं और इनसे लोगों का जीवन आसान होगा और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। आज डीसा के एयरफोर्स स्टेशन के रनवे, उसका भी लोकार्पण हुआ है और भविष्य में ये सिर्फ रनवे नहीं, भारत की सुरक्षा का, एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित होने वाला है। मुझे याद है, मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को ढेर सारी चिट्ठियां लिखी थी, अनेक बार प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस काम को, इस निर्माण को रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एयरफोर्स के लोग कहते थे कि ये लोकेशन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं करते। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार इसकी फाइलें को लेकर के बैठी नहीं। 1.5 साल पहले मैंने इस रनवे के काम का शिलान्यास किया था। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है। डीसा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया, ये उसका उदाहरण है। गुजरात के अहमदाबाद में सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में डबल इंजन सरकार का पूरा लाभ उठाते हुए दूध के सहकारी उत्पादन में अग्रणी है। पिछले 2 दशकों में राज्य में दुग्ध निगमों की संख्या दोगुनी होकर 12 से 23 हो गई है। डेयरी उद्योग में 36 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें से 11 लाख महिलाएं हैं। 16,384 दुग्ध गृहों में से 3,300 पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित हैं। डेयरी उद्योग ने देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। दूध उत्पादकों को डीबीटी के माध्यम से 150 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जाता है। पीएम मोदी का कार्यकाल सुधार और परिवर्तन का रहा। अमृतकाल में भारत जल्द ही विश्व की डेयरी के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। समग्र गुजरात में 16,384 दूध मंडळीओमांथी 3300 संपूर्ण कारोबार महिलाओं संभाळे छे। आ पशुपालक माताओं और बहनों ने पशुपालन और दूध व्यवसाय द्वारा लाखों करोड़ों रूपियानी आवक मेळवीने घर परिवारनो आर्थिक आधार बनी छे। आपणे त्यां तो पशुपालन एक खेतीनो पूरक व्यवसाय बनी रह्यो छे। देश ने विश्व की 5મી સૌથી મોટી આર્થિક મહાસત્તા બનાવવામાં
દૂધ ઉત્પાદક સહકારી ક્ષેત્ર પણ આત્મનિર્ભરતાથી યોગદાન આપ્યું છે. માસ પ્રોડક્શનને બદલે પ્રોડક્શન બાય માસ એ ગુજરાતના દૂધ ઉત્પાદન સહકારી ક્ષેત્રની આગવી ઓળખ બન્યું છે. આ દૂધ ઉત્પાદકોને રોજનું 150 કરોડ રૂપિયાથી વધુ પેમેન્ટ ડીબીટીથી કરીને વડાપ્રધાનશ્રીની ડિજિટલ ભારતની નેમ આપણે સાકાર કરીએ છીએ. ગુજરાત રાજ્ય મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રોથ અને ટેકનોલોજીકલ ઇન્ટિગ્રેશનને મહત્વ આપી પશુ સુધારણા અને વધુ દૂધ ઉત્પાદન માટે પ્રયાસરત છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો સમગ્ર કાર્યકાળ દેશમાં રિફોર્મ, પરફોર્મ અને ટ્રાન્સફોર્મનો રહ્યો છે. દેશ હવે તેમના નેતૃત્વમાં અમૃતકાળમાં પ્રવેશ્યો છે. दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है. सूत्रों के मुताबिक आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है. सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक में सीट पर चुनाव लड़ सकती है. वहीं आप नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली की सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. सूत्रों ने बताया है कि गठबंधन समझौते के तहत गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी को कांग्रेस दे सकती है. इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में सीटों के तालमेल को लेकर आप एवं कांग्रेस के बीच बातचीत में काफी देरी हुई है. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की एक टीम पश्चिम बंगाल के संदेशखाली पहुंची. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेशखाली गांव इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है. गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण भी किया है. संदेशखाली जाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष अनंत नायक ने कहा कि आयोग को संदेशखाली गांव से शिकायत मिली है. हम उसी संदर्भ में वहां जा रहे हैं. ये आयोग का नियम है कि हम पुलिस महानिर्देशक और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगते हैं. हमने उन्हें 3 दिन का समय दिया है. हम शिकायत के आधार पर जमीनी हकीकत देखने जा रहे हैं. हम शिकायतकर्ता से भी मिलने जा रहे हैं. खबरों में आगे बढ़ते हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं. आज नड्डा के दौरे का दूसरा दिन है. जेपी नड्डा ने सीएम शिंदे से मुलाकात की. इसके बाद मुंबई के गिरगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया. उड़ीसा के नबरंगपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना विश्वास दिया है कि अब लोग यहां मानने लगे हैं कि तीसरे टर्म में भी केंद्र में मोदी की सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार होगी. आज 28 विधानसभा क्षेत्रों के यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मैंने संबोधित किया है. अब मैं दूसरे स्थान पर जा रहा हूँ. इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं की भी वहाँ पर बैठक है. लगभग 27-28 वहाँ पर भी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता रहेंगे और फिर उसके बाद एक सार्वजनिक सभा है, उसको भी संबोधित करेंगे. नहीं देखिए, जनता ने इतना विश्वास दिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अब लोग ये मानने लगे हैं. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर इस गठबंधन को जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा. सपा कांग्रेस का गठबंधन हम 2017 में देख चुके हैं. 2017 में कांग्रेस और सपा का कुछ वजूद नहीं बचा था. अब इसके पास सिर्फ फोटो खींचने वाले कुछ गिने चुने लोग बचे हैं. मैं यह देख रहा हूं कि 80 की 80 सीटों में इस गठबंधन को अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा. जनता ने फैसला कर लिया है फिर एक बार मोदी सरकार का. और सपा और कांग्रेस का गठबंधन मैं 2017 में देख चुका हूं और 2017 में तो कुछ वजूद था सपा का भी, कुछ वजूद कांग्रेस का भी था. इस समय इनके पास वजूद यानी इनके न पास कार्यकर्ता है, केवल फोटो खिंचाने वाले कुछ गिने चुने लोग बचे हुए. हर जाति, हर बिरादरी, हर गांव, हर मोहल्ले से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनता उठ करके खड़ी हो गई है. आज चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, ये भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक बनकर के 2024 में कमल खिलाना चाहते हैं. और इनको मालूम है ये हताशा और निराशा के गर्त में डूबे हुए दोनों दल हैं. और मैं यह मानता हूं कि सपा और कांग्रेस दोनों का कोई भविष्य अब यूपी में नहीं है. 2024 मुझे एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की विजय दिखाई दे रही है. आंधी चल रही, तूफान चल रहा है. सर, पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार उतरेंगे, कल ऐसा बताया गया. यानी पीडीए में कोई है नहीं, नाम सिर्फ पीडीए का है. देखिए, इनका पीडीए मैंने पहले भी कहा था कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है.
इनके पीडीए का मतलब पिछड़ों का या दलितों का या अल्पसंख्यकों का भला करना नहीं है, इन्हें अपने परिवार का भला करना है। और परिवार चाहे श्री अखिलेश यादव जी का हो और चाहे परिवार श्री राहुल गांधी जी का हो, जंग इनकी आपस में चल रही है। आप जानते हो कि श्री राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी में नहीं पट रही है, और श्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव, उनके एक चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। अंदर कलह मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपने विजय पथ पर पूरी जिम्मेदारी से हम गांव चलो अभियान चला रहे हैं, हर बूथ पर संपर्क कर रहे हैं, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लेकर के घर घर पहुंचे हैं, हम लाभार्थी से संपर्क अभियान चला रहे हैं, हमारे पन्ना प्रमुख तक बन गए हैं। हम हर बूथ पर, चूंकि 370 अनुच्छेद देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाजपा की वैचारिक मुद्दा था उसे हटाया है, भाजपा का कार्यकर्ता और जनता मिलकर के हर बूथ पर 370 जो वोट हमें मिलते थे उसमें बढ़ा करके देने के लिए तैयार है, जिससे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देशवासियों की हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी के 7वें समन पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हर कोई समझता है कि अगर आप से जुड़ा कोई राजनीतिक कदम होता है तो ईडी तुरंत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी करती है। अभी एक दिन पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर केंद्र सरकार को आईना दिखाया। उनकी दुर्भावनापूर्ण हरकत कैमरे में कैद हो गई और कल रात ही प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक और समन जारी किया। साथियों, अब तो देश के अंदर हर आदमी ये बात समझ चुका है, हर इंसान ये बात समझ चुका है कि जैसे ही कोई राजनीतिक गतिविधि आम आदमी पार्टी के विषय में होती है, ईडी तुरंत एक सम्मन अरविंद केजरीवाल जी को भेजती है। अभी एक दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देश के सामने आईना दिखाया। उनकी गड़बड़ी देश के सामने कैमरे पे पकड़ी गई और कल रात को अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने फिर से एक सम्मन दे दिया। अब जितनी समझ कानून की मुझे है, ये बात सबके सामने है कि ईडी अपने सम्मन को लेकर कोर्ट गई। भारतीय जनता पार्टी ने खूब हल्ला मचाया कि अब मामला कोर्ट में आ गया, अब कोर्ट कहेगा, अब कोर्ट ये करेगा, अब कोर्ट वो करेगा। कोर्ट में मामला गया, हमने उसका सम्मान किया। आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी इंडिया अलायंस गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी पार्टी लगातार घबराई हुई है और हम लोग जल्दी चुनाव की तैयारी करके इंडिया अलायंस को मजबूती देंगे। और कई मुद्दों को लेकर टीएनपी न्यूज के संवाददाता शिवम पांडे से उन्होंने बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सब तैयारियां चल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा? टीम इंडिया जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह से इंडिया नाम हटा दिया। जैसे ही टीम इंडिया नाम आने के बाद इंडिया के नाम से बीजेपी को डर लगने लगा। आम आदमी पार्टी टीम इंडिया का पार्ट है और ईमानदारी से गठबंधन की कोशिश चल रही है। जो भी फाइनल रिजल्ट होगा आपके सामने है। सर, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से एक आम आदमी को बताया जा रहा है कि एक ही सीट मिली। क्या उससे आम आदमी पार्टी संतुष्ट है? ये सूत्रों के हवाले से फैसला है, फाइनल नहीं है। फाइनल आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। जो भी होगा वो आपके सामने है। सर, लोकसभा में आप लोग तो गठबंधन कर रहे हैं, क्या विधानसभा में भी अकेले चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी? विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ेंगे, 90 की 90 सीट पर अकेले लड़ेंगे। सर, जैसे देखा जाए कि इस समय किसानों के हालात हैं कि किसान और जवान एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हुए हरियाणा के अंदर दिख रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत दुर्भाग्य है कि इस बीजेपी ने किसान का जो बेटा जवान वो अपने बापू और बेटे का आमने सामने कर दिया। गोलियां चलवा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाठीचार्ज करा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन से गोले छोड़े जा रहे हैं। दिस इज वेरी बैड।
सर कृषि मंत्री की बात करें तो कह रहे हैं हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा, फिर वार्ता कैसे की जाएगी? कृषि मंत्री हर रोज कहते हैं वार्ता के लिए तैयार हैं, गोली भी चला रहे हैं। कल गोली से अभी तक 3 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, कल एक किसान के सिर में गोली लगी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये खबरें दिल को दहला देने वाली खबरें हैं कि देश के अन्नदाता के ऊपर गोली लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुशील गुप्ता जी ने साफ तौर से कहा कि आने वाले समय में चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बंटवारे किए जाएंगे और जो परिणाम होंगे वो अच्छे होंगे। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली। तो हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नागौर स्थित डेगाना में विश्वकर्मा जयंती के दौरान बड़ा हादसा हुआ। दरअसल एक बेकाबू बोलेरो शोभा यात्रा में घुस गई, जिसने करीब 1 दर्जन लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। बाकी घायलों को अजमेर रेफर किया गया है। कुछ घायलों का डेगाना में ही इलाज चल रहा है। हादसे के बाद डेगाना अस्पताल में भारी भीड़ उमड़ गई। दरअसल बोलेरो चालक को हार्ट अटैक आ गया था, जिसके बाद उसका गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा। बोलेरो लोगों को कुचलते हुए आगे निकल गई। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे बोलेरो भीड़ में घुसती है और लोगों को कुचलती हुई आगे निकल जाती है। यूपी के शाहजहांपुर के थाना खुटार क्षेत्र के गांव सहारू में गन्ने खेत में टाइगर दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने टाइगर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। टाइगर की दहशत के चलते खेतों में लोग नहीं जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भारतीय टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ इस समय कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर पहली बार कश्मीर की यात्रा पर निकले हैं। तेंदुलकर ने स्थानीय लोगों के साथ गली क्रिकेट का आनंद उठाया, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सचिन तेंदुलकर ने कश्मीर की स्थानीय बैट फैक्ट्री की भी यात्रा की है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।